नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से पिछले दिनों हेडमास्टर की बहाली को लेकर के नई नियमावली बनाई है, पटना हाई कोर्ट का उस पर एक कड़ा टिप्पणी हुआ है और आपत्ति और सुझाव लेने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, जिस प्रकार से आपको पता है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर नियमावली को लेकर के बहुत ज़्यादा पेंच फंसा हुआ है और वर्ष 2021 में हेडमास्टर की जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई थी, उसके लिए एक अलग नियमावली आई थी और उस नियमावली को लेकर के कैंडिडेटों ने पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी नियमावली अगर आती है तो उसमें अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सरकार अगर कोई भी परिवर्तन करती है तो उस परिवर्तन का कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग है उनके हितों पर निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यह भी ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। अन्यथा यही बहाली, यही नियमावली कोर्ट में जाती है और फिर फटकार सरकार को लगती है। हुआ कुछ यूं ही, पूरी खबर को आप लोग देखें, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि वर्ष 2021 में जो नियमावली जारी की गई थी उसमें अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष की अवधि को मनमाना बताते हुए इसको चुनौती दी गई थी। अब इस पर पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा है? पटना हाई कोर्ट ने प्रारंभिक राजकीयकृत स्कूलों के हेडमास्टरों के नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाली नई नियमावली को बेअसर करार देते हुए उसे प्रारूप नियमावली का दर्जा दिया है। जी हाँ, इसे बेअसर करार पटना हाई कोर्ट ने दिया है और इसे प्रारूप नियमावली का दर्जा दिया है। न्यायमूर्ति पीवी वैजंत्री तथा न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की खंडपीठ ने अब्दुल बाकी अंसारी की ओर से जो दायर याचिका है उसको निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य सेवा शर्त नियमावली को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित करने तथा अगले 2 माह के भीतर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने को कहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह निर्देश हो जाता है कि जो कैंडिडेट, क्योंकि आपत्ति या सुझाव जो भी देंगे वो इसी से जुड़े हुए लोग ही दे सकते हैं, चाहे वो कैंडिडेट हों या फिर शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हो या जो शिक्षाविद हों, यही लोग आपत्ति दे सकते हैं। और आपत्ति लेने के बाद, सुझाव लेने के बाद ही गवर्नमेंट को कोई आगे फेरबदल करना चाहिए। एक प्रारूप के तौर पर इस नियमावली को पटना हाई कोर्ट ने आगे बढ़ाया है और जो प्रारूप के तौर पर प्रकाशित करने के बाद अगले 2 माह के भीतर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने को कहा है। साथ ही आपत्ति एवं सुझाव पर विचार कर अंतिम नियमावली तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब आपत्ति लीजिए, सुझाव लीजिए और उसके बाद उसमें जो संशोधन किया जा सकता है उस संशोधन के आधार पर एक जो अंतिम नियमावली होती है उसे तैयार करने का निर्देश पटना हाई कोर्ट ने दिया है। और एक बड़ा निर्देश है, क्योंकि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के लगभग हर एक फैसले को चुनौती दे दी जाती है और कहीं ना कहीं सरकार मुंह की खाती है। तो सरकार को ऐसे फैसले करने से बचने चाहिए। अभी भी आप देख लीजिए, 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के कई प्रकार के गतिरोध हैं। नियमावली क्या होनी चाहिए, सरकार दबाव में है, सरकार कभी कुछ सोचती है, सरकार कभी कुछ सोचती है। तो सरकार को कोई भी ऐसा फैसला नियमावली में नहीं करना चाहिए जिससे कि नियमावली को कोर्ट में चुनौती दी जा सके। अब आप देखिए, वर्ष 2021 का ये मामला है, अब ये 2022 के अंतिम में ये पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आता है, तो ये तकरीबन 1.5 साल के बाद आदेश आना और उसके बाद प्रक्रिया का फिर से लंबित हो जाना, ऐसी किसी भी कारणों से बचने के लिए सरकार को चाहिए कि कोई भी ऐसे फैसले, कोई भी ऐसी जो नियमावली में जो सुझाव हैं उसको लेने के बाद जो कानून के जानकार हैं उनसे जानकारी लेने के बाद ही नियमावली को प्रकाशित किया जाए, या फिर जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि प्रारूप नियमावली के तौर पर प्रकाशित करें, अगले 2 माह तक जो है लोगों के सुझाव लेकर के और उस सुझाव पर अमल कर अंतिम नियमावली तैयार करे। अपने मन से केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है नियमावली तैयार करना सरकार के लिए बहुत मुश्किलें आगे चलकर साबित हो सकती हैं। गौरतलब है कि आवेदक उर्दू टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। वर्ष 2021 में जो जारी की गई इस नियमावली में अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष की अवधि को मनमाना पूर्ण कहते हुए इस हेडमास्टर नियुक्ति नियमावली की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से जानना चाहा था कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई नई नियमावली को कानून का दर्जा देने से पहले क्या इसके प्रारूप को प्रकाशित कर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे या नहीं। सरकार ने अपने जवाब में माना कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। कोर्ट ने 18 अगस्त को जारी इस नियमावली को बेअसर करार देते हुए इसे महज ड्राफ्ट नियमावली मानने को कहा। यानी कि कुल मिलाकर बातें भले ही सातवें चरण की बहाली से डायरेक्ट संबंध इसका ना हो, लेकिन जो सातवें चरण की जो नियमावली अभी आने वाली है, सरकार को यह डर अब सताएगा कि कोई भी नियमावली में ऐसे प्रावधान ना करें। जिस प्रकार से पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, कई बार 60-40 की चर्चाएं, कई बार अलग से परीक्षा लेने की चर्चाएं नियमावली में, कई बार बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा इंटरव्यू की चर्चाएं। तो सरकार को किसी भी मनमाने ढंग से किसी भी लाइन को या किसी भी डिसीजन को, निर्णय को थोपने से पहले अब यह सोचना होगा, क्योंकि सरकार ने एक बार इसी 2021 जो वर्ष में जो नियमावली 18 अगस्त को आई है, उस नियमावली को बेअसर करार दे दिया है पटना हाईकोर्ट में। कल का ये बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव से सवाल किया गया, तब जाकर के इसे बेअसर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो बातें हैं, उसके बाद से नियमावली तैयार करने के पहले सरकार को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है और उसके बाद ही किसी भी प्रकार की नियमावली को तैयार कर जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में लाने की ज़रूरत है सरकार को। और उनके पक्ष में कब आएगा? पिछले दिनों भी शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षक संगठनों से बैठक की। बैठक करने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें उन तक पहुँचाई गई हैं। कई लोगों का ये दबाव बना है कि नियमावली में कई प्रकार के संशोधन किए जाएं और इस कारण से नियमावली में देरी हो रही है। कई बार यह भी सवाल उठा है कि जो वेतन की जो स्थितियां हैं, वेतनमान को लेकर के पिछले दिनों अखबारों ने प्रकाशित किया है। बीपीएससी के माध्यम से बहाली परीक्षा के बारे में जो चर्चाएं थी, उस पर पूरी तरीके से रोक और खंडन किया है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने। तो इन सभी बातों का जो असर होता है कैंडिडेटों के ऊपर, वो निगेटिव ना पड़े। कुल मिलाकर यही बातें हैं और इसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने एक कैंडिडेट ने जो याचिका दी थी, जो चुनौती दी थी, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और एक तरीके से इस नियमावली को बेअसर कर दिया है। और अब आपत्ति और सुझाव किसी भी नियमावली, किसी भी सर्विस रूल को लाने के पहले लिया जाए, एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए। इस बात से, इस निर्देश से यह साबित होता है। देखना होगा कि क्या सरकार सातवें चरण की बहाली में जो नियमावली लाती है उसमें कौन सा संशोधन कर पाती है और ऐसे कौन सा संशोधन नहीं करती है जिससे मामला कोर्ट में ना जाए। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।